किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आप लोग के लिए एक लाइव सेशन लेके आते हैं जिसमें हम आपको किसी भी एक हेल्थ टॉपिक पे अवेयर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड डिजीज़। उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर हम बात करें कि जो थायराइड है इसकी कितनी प्रेवलेंस है पाकिस्तान में, तो डायबिटीज़ के बाद अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं तो वो थायराइड जो है वो सबसे कॉमन है पाकिस्तान में। इस बहुत अहम टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उज़्मा मलिक। और डॉक्टर उज़्मा मलिक जो हैं वो कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और करंटली हमारे मेडिकल सेंटर अवेसिया में प्रैक्टिस कर रही हैं। वेलकम टू आवर लाइव सेशन डॉक्टर उज़्मा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। तो पहला सवाल जो है मेरा आपसे वो ये है कि थायराइड क्या होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है बॉडी में। अच्छा ज़रा, थायराइड एक ग्लैंड है जिस तरह हमारे जिस्म में दिमाग और नर्वस सिस्टम होता है जो कि मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसी तरह हार्मोनल सिस्टम भी होता है। उसमें ये होता है कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ गदूद होते हैं जो कि हार्मोन बनाते हैं और वो खून के ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्सों पे जाकर अपना असर करते हैं। उन बहुत से गदूदों में थायराइड भी एक है जो हमारी गर्दन के आगे, खुराक की नाली और सांस की नाली के आगे लगा होता है, उसको थायराइड कहते हैं। और इसका बहुत ही अहम रोल है हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, दिल की धड़कन की रफ्तार को काबू रखने में, हमारे वेट को मेंटेन रखने में इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, अभी आपने हमें बताया कि थायराइड क्या है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थायराइड की डिसफंक्शन जो है उससे क्या होता है और इसकी फर्दर जो डिसफंक्शन की थायराइड की टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। ज़रा, थायराइड रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो आमतौर पर हार्मोन्स रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। या तो हार्मोन कम बन रहा होता है जिस्म में या हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है। इसी तरह थायराइड में भी अगर हार्मोन कम बन रहा हो तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। और इसके अलावा अगर हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उसमें ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो भी जिस्म में बीमारी कर सकता है। इसके अलावा थायराइड रिलेटेड कैंसर्स भी होते हैं, मैलिग्नेंसीज भी होती हैं जो मरीज़ को असर कर सकती हैं। जैसे कि आपने अभी हमें बताया है कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है और फर्दर इसकी डिसफंक्शनिंग क्या होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि थायराइड डिजीज़ जो होती है ये इसकी वजूहात क्या होती है, किस वजह से ये होती है। थायराइड डिजीज़ मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें या हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ लोगों को गिलट ज़्यादा होता है, तो वहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने ही ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में ये एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो थायराइड को स्टिमुलेट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कराती हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में जिनको एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है, ये थायराइड की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं और थायराइड के सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है उसको कहा जाता है थायराइडाइटिस। उसमें जैसे वायरल इन्फेक्शंस होती हैं इसी तरह थायराइड की भी वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं और थायराइड की वक्ती तौर पर सोजिश हो सकती है जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म आ सकता है। तो ये कुछ वजूहात हैं। कुछ हेरिडिटरी भी होती हैं, जेनेटिक भी होती हैं और कुछ पैदाइशी भी बच्चों को मसला होता है कि उनका थायराइड सही से बना नहीं होता, उसकी वजह से उनको थायराइड के मसाइल चल रहे होते हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहिबा इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होती हैं ये क्या क्या होती हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि इन मरीज़ को हाइपोथायराइडिज्म है, उसका थायराइड कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों की दवाइयाँ ऑपोजिट होंगी। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा मरीज़ को, थायरॉक्सिन कम बन रही होगी तो उसकी अलामात के अंदर मोटा हो जाना
इसके अलावा आवाज़ का बदल जाना, सर के बाल झड़ जाना, ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना, इनफर्टिलिटी होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, कब्ज़ हो जाती है मरीज़ों को बहुत ज़्यादा, जिल्द खुश्क हो जाती है, डिप्रेशन के मसाइल आ सकते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज़म के फ़ीचर हैं। इसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज़म हो तो मरीज़ उसमें वेट लॉस के साथ आ सकता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिस्म में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, डायरिया होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा खाने के बावजूद मरीज़ का वज़न नहीं बढ़ता। इसके अलावा मरीज़ के दिल की धड़कन की रफ़्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वज़न इंतहाई कम हो जाता है, दिल के मसाइल या हार्ट की रिदम के डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा एजिटेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, हड्डियाँ कमज़ोर होना, ये वो सारी अलामात हैं जो हाइपरथायराइडिज़म में हो सकती हैं। इसके अलावा सम टाइम्स आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से सिर्फ मरीज़ को गिलड़ बनता है, ग्वाइटर होता है और उसके अंदर थायराइड के टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल आते हैं। जी ठीक है। और ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से थायराइड डिजीज़ हो सकती है? रिस्क फैक्टर्स अगर आप मेरे से पूछें तो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो विरासत में चल रहे होते हैं। कुछ बच्चों को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं कि हमल के दौरान उनका थायराइड उस तरह से बनता ही नहीं है। इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में जो मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पर आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, जिसमें हाइपरथायराइडिज़म भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज़म, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसे कौन से डायग्नोसिस टेस्ट मौजूद हैं जिससे ये पता चल सकता है कि जो पेशेंट है उसको थायराइड डिजीज़ हो चुकी है? थायराइड की अलामात मरीज़ से पूछने के बाद, अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि थायराइड की अलामात बहुत वेग हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा थकन, वज़न का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन, जिल्द का खुश्क होना, ये सारी अलामात हैं जो किसी आम बंदे से भी पूछें जो मरीज़ नहीं है थायराइड का तो उसको भी होंगी। इट इज़ यू हु आर गोइंग टू पिक अप एंड फाइंड आउट कि मरीज़ को थायराइड का मसला है कि नहीं, और वो टेस्ट की बुनियाद पर होता है। उसके लिए टेस्ट जो करवाए जाते हैं वो खून में फ्री T3, फ्री T4 और TSH का लेवल करवाया जाता है। फ्री T3, फ्री T4 वो थायराइड हार्मोन्स हैं जो जिस्म में बन रहे होते हैं, और इन 3 टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हाइपोथायराइड है मरीज़ या हाइपरथायराइड है। अगर मरीज़ हाइपरथायराइड है तो उनकी फ़र्दर टेस्टिंग होती है, इसलिए कि हाइपरथायराइड में एक गिल्टी भी ज़्यादा थायरॉक्सिन बना सकती है, पूरा थायराइड भी ज़्यादा थायरॉक्सिन बना सकता है, और मुख्तलिफ गिल्टियाँ जिसको मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर कहते हैं वो भी ज़्यादा थायरॉक्सिन बना सकता है। तो थायराइड प्रोफाइल जिसको हम फ्री T3, फ्री T4, TSH कहते हैं, करवाने के बाद थायराइड स्कैन और अपटेक वैल्यू, ये आमतौर पर न्यूक्लियर मेडिसिन के जो अदारे होते हैं वहाँ से कराया जाता है। उससे पता चल जाता है कि गिलड़ एक गिल्टी है या काफ़ी सारी नोड्यूल्स हैं या पूरा का पूरा थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है। उस बुनियाद पे फिर मरीज़ की आगे से मैनेजमेंट और उसका इलाज प्लान किया जाता है। ठीक है। और ये जो थायराइड डिजीज़ होती है क्या ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल 100% थायराइड डिजीज़ या डिसऑर्डर जो भी है ये ट्रीटेबल है। अगर मरीज़ को हाइपोथायराइडिज़म है उसका मतलब है कि उसके अंदर मुनासिब मिकदार में थायरॉक्सिन नहीं बन रही। ये ऐसा ही है जैसे एक शुगर का मरीज़ जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, वो बाहर से इंसुलिन ले रहा होता है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इसी तरह जिनको थायरॉक्सिन की कमी होती है वो बाहर से थायरॉक्सिन खा रहे होते हैं ताकि उनके जिस्म को मुनासिब मिकदार में थायरॉक्सिन मिल सके। और इसके अलावा जब हाइपरथायराइडिज़म होता है तो उसकी 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस आमतौर पर होती हैं कि मरीज़ को एंटी थायराइड ड्रग्स या हाइपरथायराइडिज़म कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं जो न्यूमरकाजोल के नाम से या प्रोपाथायोरेसिल के नाम से आती हैं। अगर मरीज़ दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो तो एक और थेरेपी जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन कहा जाता है, या आम लेमन ज़बान में कहते हैं एटमी दवाई पीना। वो ये होता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन मरीज़ को पिलाई जाती है तो गिलड़ हमेशा के लिए काम करना ख़त्म हो जाता है और मरीज़ को बाहर से थायरॉक्सिन लेनी पड़ती है। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर गिलड़ बहुत बड़ा है और मरीज़ को हाइपरथायराइडिज़म है तो उसके अंदर फिर हाइपरथायराइडिज़म कंट्रोल करने के बाद मरीज़ को सर्जरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है। और इसकी प्रिवेंशन क्या क्या करनी चाहिए इससे बचने के लिए? जेनेटिक कॉजेज़ से बचने के लिए तो कोई उस तरह से नहीं है इलाज, लेकिन ये है कि अगर स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है जो थायराइड फंक्शन को करता है मुतासिर,
इसके अलावा आयोडीन सप्लीमेंटेशन, अगर आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में रहते हैं तो उससे गिलर्ड की और हाइपोथायराइडिज्म से बचत हो सकती है। ठीक है। जब थायराइड की बात आती है तो अक्सर इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं वो भी बता रही होती हैं कि उनकी भी कोई हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इस वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि थायराइड का प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के ऊपर क्या असर होता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। जो थायराइड डिसफंक्शन है उसका प्रेगनेंसी से साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो ख़वातीन चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं, उनको हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उनको आमतौर पर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमल ठहरने के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बार पेशेंट कंसीव कर ले तो उसके बाद बच्चे की मुनासिब नशोनुमा के लिए थायराइड की दवाइयों को सेट किया जाता है। अगर मदर हाइपोथायराइड है तो जैसे ही कंसीव करती है तो उसको थायरॉक्सिन की डोज़ 25 to 30% बढ़ा दी जाती है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें पहले ट्राइमेस्टर में सेफ़ दवाई प्रोपाइथायोग्लिसराल दी जाती है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दूसरी दवाई दी जाती है। हमल के दौरान मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, मरीज़ को बार बार बुला के उसका थायराइड प्रोफाइल चेक किया जाता है। बच्चे के थायराइड और उसके धड़कन की मॉनिटरिंग भी की जाती है। और ड्यूरिंग डिलीवरी गायनी वालों से भी आप इन कोलैबोरेशन रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट यू हैव टू मॉनिटर थायराइड प्रोफाइल एंड यू हैव टू टाइट्रेट द मेडिकेशंस ऑफ थायराइड एज वेल। ठीक है। क्या स्ट्रेस का भी कोई ताल्लुक़ होता है थायराइड के बढ़ने से या डिसफंक्शन होने से? स्ट्रेस का इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन अगर हाइपरथायराइडिज्म हो तो उसकी वजह से मरीज़ को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, साइकोसिस इस तरह के हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकते हैं। जो स्ट्रेस और फियर फ्लाइट हार्मोन है ना, वो एड्रेनालिन होता है, वो थायरॉक्सिन नहीं होता। जी, ठीक हो गया। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या डाइटरी चेंजेस जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं कि हम थायराइड डिजीज़ से बच सकें? बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और मेरे ख्याल में हर बीमारी का रिस्क फैक्टर है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, या खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हो, या शुगर हो, या हार्मोन्स के मसाइल हो, कॉमन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग पेशेंट स्मोकर है और ख़ास तौर पर मेल पेशेंट्स हैं तो उसके अंदर थायराइड डिसफंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसके अलावा थायराइड हार्मोन की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ भी उनमें ज़्यादा होती हैं। तो जो मरीज़ हमारे पास ग्रेव्स आई डिज़ीज़ के साथ जो थायराइड की वजह से आँखों की बीमारी होती आते हैं, उसका इलाज नंबर 1 होता है कि अगर मरीज़ स्मोकिंग कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि आप स्मोकिंग ख़त्म कर दें। जी, ठीक है। यानी जो मेन इसका जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो स्मोकिंग आता है। स्मोकिंग है। और अगर आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में है तो कम्युनिटी लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है कि आयोडीन सफिशिएंट किया जाए पॉपुलेशन को, तो उससे भी प्रिवेंट किया जा सकती हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। ठीक है। इन द एंड मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि शुगर के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम और कॉमन मसला है वो थायराइड का है, जिसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वज़न नहीं बढ़ रहा, दिल की धड़कन बढ़ रही है, हाथ कांपते हैं, घबराहट का शिकार रहता है, या दूसरी तरफ अगर मरीज़ को हाइपोथायराइड के साइन सिम्टम्स मिसाल के तौर पर एबनॉर्मली वज़न बढ़ जाना, कब्ज़ रहना, जिल्द का खुश्क हो जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, गर्मियों में भी मरीज़ को सर्दी लग रही होती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से, मौलिद से मशवरा करके अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। और थायराइड प्रोफाइल में अगर कोई मसला आता है तो उसके मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काबिल इलाज मर्ज़ है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़्मा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उसके अलावा जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो भी बहुत कीमती है और बहुत वैल्यूएबल है। और हमेशा की तरह जो हमारा घर लेके जाने वाला मैसेज होता है वो ये होता है कि हमने इन सेशन से सीखना है, और जो भी चीज़ें हमें डॉक्टर्स बताते हैं वो उन पे हमने अमल करना है। डॉक्टर उज़्मा ने आज के सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि थायराइड क्या है, किस तरह इसकी डिसफंक्शन जो है वो उनकी क्या कॉजेज़ होती हैं, कैसे बच सकते हैं, और फर्दर अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे
तो फिर हम इससे कैसे बच सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इन सेशन से सीखना है और आगे जाके हमने इस पे अमल भी करना है, ताकि हम खुद भी और अपने प्यारों को भी किसी भी बीमारी से बचा सकें। हम इसी तरह हर हफ्ते लाइव सेशंस के साथ आते रहेंगे। Until next time, Allah Hafiz.